स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू सिंबल एज वेल एज वर्ड्स, और साथ ही साथ हम इक्वेशंस के बारे में बताएंगे आपको कि कैसे केमिकल रिएक्शन होकर इक्वेशंस लिखी जाती है, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखी जाती है। साथ ही साथ हम उसे बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। जैसे कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते होंगे, आप दो तरीके के चेंजेस देखते होंगे। एक चेंज वो जो फिजिकल चेंज होता है, एक चेंज वो जो केमिकल चेंज होता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। फिजिकल चेंज मतलब वो चेंजेस होते हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। मतलब उन्हें बदल के हम फिर से पहले की ही तरह हम कर सकते हैं। बट केमिकल चेंज में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, या फिर बहुत ही मुश्किल से वो चीज हो पाती है। ठीक है, कैन नॉट रिवर्स और रिवर्स। ठीक है, कैन नॉट रिवर्स इजीली और ये रिवर्स है। फिजिकल चेंज मतलब समझ में आया, मतलब ये वो चेंज होता है जो कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, पलट सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं किया जाता है। तो ये दो तरीके के चेंजेस आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते होंगे। अब एग्जाम्पल क्या है फिजिकल चेंज का, जैसे कि इवेपोरेशन, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब देखिए, आपने मान लीजिए फ्रिज में पानी जमने के लिए लगा रखा है, वो फ्रीज हो गया है, जम गया है। अब वो मान लीजिए आपने उसे निकाला, वो क्या होगा, वापस से पानी बन जाएगा। अब आप चाहो तो उसे वापस से क्या कर सकते हो, बर्फ बना सकते हो। तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। मतलब क्या, उसे आप रिवर्स कर पा रहे हो, उसे आप पलट पा रहे हो। जिस स्टेट में आप वो पहले था उसको आप दोबारा से उस स्टेट में ला सकते हो चेंज होने के बाद भी। साथ ही साथ मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मतलब आपने मोम पिघलाया, मोम पिघलाने के बाद क्या हुआ, आप उसे जमा दोगे वो दोबारा वैसे ही हो जाएगा। उसमें कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। साथ ही साथ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब क्या, जब लिक्विड क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है। अब क्या होगा, जब वो भाप बनता है तो जहां पे वो इकट्ठा होता है वो दोबारा पानी बन जाता है। तो फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल है। उसे क्या कर सकते हैं, हम पलट सकते हैं। जैसे वो पहले था उसे हम वैसे ही वापस कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब केमिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मतलब दूध को जब हम दही बना देंगे, दूध को हम दही बना सकते हैं, लेकिन दही को दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे जैसे वो पहले था। तो वो चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब ये रस्टिंग क्या है, रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना। अब क्या है, लोहे की मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, किसी भी लोहे की चीज में मान लीजिए जंग लग जाता है, तो क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? क्या उसको बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं जैसे वो पहले था? पॉसिबल ही नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड, आपने खाना खाया, आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, क्या आप बिल्कुल पहले जैसा वो खाना बना सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो चीज क्या हो जाए, जो चेंजेस, जो बदलाव बदले ना जा सके, वो बदलाव, वो चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। अब दीज चेंज अकम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शन। अब जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें, जिसको हम किसके वजह से, किसके थ्रू इजीली क्या कैसे कर सकते हैं, किसके हेल्प से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इक्वेशन की वजह के थ्रू से क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझ में आया? मैं आपको आगे भी बताऊंगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम डे टू डे लाइफ में दो तरीके के चेंजेस देखते हैं, एक तो फिजिकल चेंज एंड देन सेकंड वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा है, जो रिवर्स हो सकते हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे वो स्टेट में था उस स्टेट में उसे वापस ला सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इट कांट बी रिवर्सिबल। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो हमारे साथ प्लीज बने रहें। तो अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस मैं बताता हूं आपको क्या होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स reacts to form new substance या substances with entirely different properties। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी उन दोनों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। समझ में आया? केमिकल रिएक्शन क्या है, चेंज है किसमें, इन विच
वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करके क्या बनाए, एक नया सब्सटेंस बनाए, और वो नया सब्सटेंस कैसा हो, विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी पूरी प्रॉपर्टी उन दोनों सब्सटेंसेस से जो वो रिएक्ट करें, जो दो सब्सटेंस रिएक्ट करें आपस में, उनसे एंटायरली डिफरेंट होती है, पूरी तरीके से डिफरेंट होती है। तो उस जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन मतलब होता है जब दो सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या करें, आपस में रिएक्ट करें, और वो रिएक्ट होने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए, ऐसा सब्सटेंस बनाए जो कि क्या हो, उनकी प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट हो, तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एक या अधिक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करें। अब बात करते हैं रिएक्टिंग स्पीसीज। अब ये रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्ट होते हैं आपस में, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, वो क्या बोलते हैं, उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। मतलब जो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जो आपस में रिएक्ट करेंगे उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। और दैट सब्सटेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज इन केमिकल रिएक्शन, मतलब वो सब्सटेंस जो क्या करें, केमिकल रिएक्शन में, जिसमें केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस हो, वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। समझ में आया? ये पूछा जा सकता है व्हाट इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो होती हैं, वो स्पीसीज होती हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज, जो क्या करती हैं, जो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में जाती हैं, केमिकल चेंजेस होता है जिसमें, ठीक है। एंड न्यू स्पीसीज, और जो नई स्पीसीज वो जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एंड न्यू स्पीसीज फॉर्म, जो नई स्पीसीज बनेगी एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वजह से जो नई स्पीसीज बनेगी उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं। जो बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जब दो रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन यहां पे लिखा हुआ है जिसमें कि क्या है, सोडियम है और प्लस में क्या है, वाटर है। अब जब ये सोडियम और वाटर ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगी। अब ये क्या है, अब इन्होंने जो बनाया वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। समझ में आया? जो आपस में रिएक्ट हुए वो तो है रिएक्टेंट, और जो उन्होंने बनाया, अब प्रोडक्ट से समझ में आ रहा है, जो उनका जो रिजल्ट निकला केमिकल रिएक्शन का, जो रिजल्ट है वो होता है प्रोडक्ट। जैसे कि आप इस केमिकल रिएक्शन में जो ये इक्वेशन मैंने आपको दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं सोडियम जब क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक प्रोडक्ट बना रहा है। सोडियम भी रिएक्टेंट है, वाटर भी क्या है, इसमें एक रिएक्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस जो बन रही है, जो क्या है वो, ये है प्रोडक्ट। ये क्या बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो समझ में आया रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन सिंपल है, सीधी सी बात है, जब दो सब्सटेंस कह लो या रिएक्टेंट कह लो, या दो से अधिक, एक, दो या तीन, इनसे ज्यादा जो भी सब्सटेंस है आपके पास, वो आपस में जब रिएक्ट करके एक क्या बना रहे हैं, एक और सब्सटेंस बना रहे हैं जो क्या है, एंटायरली डिफरेंट है प्रॉपर्टीज में। किन की प्रॉपर्टी से, जो रिएक्ट करें आपस में उनकी प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट है, तो उनको क्या, ऐसे उसमें क्या बोलते हैं, उसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो समझ में आया, जो रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट, और जो बनाएंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट है। जो समझ में आया, जो बनेगा वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। अब ये केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया जिसमें कि दो सब्सटेंस या एक या दो या से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब उसे हम क्या लिखें, किसी सिंबल के थ्रू लिखें या वर्ड के थ्रू लिखें तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। उसे समझाने के लिए, उसे बताने के लिए जब वो चीज लिखी जाए, वो रिएक्शन जब बताई जाए, लिखी जाए, तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। अब ये तो क्या है, हमने क्या कर रखा है, वर्ड में लिख रखा है। अब इसमें देख लीजिए, आप इसमें देख के एक बारी समझ लीजिए। तो ये देखिए, ये जो ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, वो तो है रिएक्टेंट,
और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें रिएक्टेंट क्या है, मीथेन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जो ये इक्वेशन लिखी हुई है वो किस फॉर्म में लिखी हुई है, वो वर्ड के उसमें लिखी हुई है, वर्ड से लिखे हुए है ना, मीथेन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये क्या है, एक वर्ड इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये एक वर्ड इक्वेशन है। लेकिन जब यही इक्वेशन जब हम किस में लिखने लगे, सिंबल्स में लिखने लगे, सिंबल के थ्रू उसे क्या कर सके, रिप्रेजेंट करने लगे, और उसे रिप्रेजेंट करके क्या करें, एक इक्वेशन बनाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब ये क्या है, मीथेन है, मीथेन को केमिकल रिएक्शन वो एक सिंबल में कैसे, CH4 है उसका फॉर्मूला, तो उसको फॉर्मूले के थ्रू लिखेंगे। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, वाटर H2O होता है। अब हमने इसे कैसे करके लिखा है, अब आप नीचे इसमें तो आपने ये देखा कि ये वर्ड्स के थ्रू लिखा हुआ है, हमने ये इक्वेशन को किसके थ्रू समझाया है, वर्ड के थ्रू समझाया है, तो ये वर्ड इक्वेशन है। लेकिन जब यही इक्वेशन को हम किस में समझाएंगे, सिंबल से समझाएंगे या उनके फॉर्मूले के थ्रू से समझाएंगे, तो वो क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब मीथेन को CH4 बोलते हैं, बोलते क्या है, केमिकल उसका फॉर्मूला है CH4। ऑक्सीजन O2, जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। अब मीथेन गैस होती है तो ब्रैकेट में गैस के लिए क्या हमने क्या यूज करा है, ब्रैकेट में G यूज करा है। प्लस में ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो उसके लिए क्या हमने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए G लिखा है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर क्या है, लिक्विड है, तो उसे L के थ्रू हमने क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है। अब ये देखिए, अब जो ये एरो होता है, अब ये जो एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब इस एरो का क्या काम है, ये हमेशा याद रखिएगा, जो ये एरो का हेड होगा, जिसकी तरफ ये पॉइंट करेगा, वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही पॉइंट करेगा। समझ में आया, जो ये एरो है हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही पॉइंट करेगा, और इस एरो का काम होता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताना, कि रिएक्शन किस तरफ हो रही है। रिएक्टेंट यहां पे हुए तो रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होके क्या प्रोडक्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। तो ये किसको बताएगा, ये किसको बताएगा, प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा। अब हमेशा याद रखिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमेशा रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, और राइट हैंड साइड हमेशा उसका प्रोडक्ट आता है। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास कॉपी है, आप उस कॉपी में लिख रहे हैं एक रिएक्शन, आप रिएक्शन लिखते लिखते मान लीजिए आप यहां पे आ गए, लेकिन आपको और भी लिखना है, उसमें मान लीजिए और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो गलती से भी कभी उसे LHS में मत लेके आइएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जो भी रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रहते हैं, और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा राइट हैंड साइड ही रहता है। अब हमेशा याद रखिएगा, जब मान लीजिए आपका यहाँ पे जगह भर गई है, आप यहाँ पे आगे नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसकी नीचे से लिखना शुरू कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में ही, राइट हैंड साइड में ही नीचे से लिखना शुरू कीजिए। पर कभी भी उसको उठा के जो भी बचा हुआ है उसको कभी भी राइट हैंड साइड पे नहीं लाइएगा, वरना वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये एक रूल है। और साथ ही साथ जो ये एरो होता है वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है, और साथ ही साथ बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कहां हो रही है। समझ में आया। तो अब जब ये एरो मैंने आपको बता दिया कि एरो किस तरह पॉइंट करता है, उस तरह पॉइंट करता है जिस तरह प्रोडक्ट बनता है। साथ ही साथ जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट साइड में जगह भर गई है, आपको और भी लिखना है, तो हमेशा उसे राइट हैंड साइड में ही रखिए, कभी भी वहां पे उसको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लाइएगा। समझ में आया। मीथेन और ऑक्सीजन का समझ में आया। ये क्या है, एक वर्ड इक्वेशन है, और ये क्या है, सिंबॉलिक इक्वेशन है। इसके फॉर्मूले के थ्रू जब हम रिएक्शन करेंगे और सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वो सिंबॉलिक हो जाएंगी इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। तो हम ये यूज ना करके ये यूज करते हैं, सिंबॉलिक, सिंबल्स का यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ में आया। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट होता है। और जो ये एरो होता है वो किस तरह पॉइंट आउट करता है, ये उस तरह पॉइंट आउट करता है जिस तरह प्रोडक्ट होता है, साथ ही डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है। ठीक है, तो चलिए अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने क्या करा है, एक रिएक्शन लिखी है, केमिकल इक्वेशन लिखी है।
ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। अब वो प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब आप इसमें जो ये मैंने इक्वेशन लिखी है, अब आप इसमें एक बात गौर कीजिएगा, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में नहीं है। समझ में आया? देखिए इसमें क्या है, मैग्नीशियम एक एटम है, ऑक्सीजन के दो हैं, लेकिन इसमें क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के क्या है, एक एक एटम है। प्रोडक्ट में क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, एक एक एटम है, लेकिन इसमें तो दो हैं। तो जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या है, जो नंबर ऑफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एटम है वो दोनों साइड में, जो इक्वेशन की दोनों साइड में क्या है, इक्वली प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट नहीं है, एटम प्रेजेंट नहीं है, किसके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स। अब जो ये इक्वेशन है, जो ये रिएक्शन, ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है ये, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, जब कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है उसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए कहीं आपको बोर्ड के पेपर में दे दें, आपको एक इक्वेशन दे दें, अब उसे आप कहें कि आप इसे क्या करें, दिस इज एन स्केलेटल इक्वेशन, प्लीज बैलेंस इट। अब इस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब यह है कि उसकी जो इक्वेशन है उसमें दोनों साइड्स में क्या है, एटम्स इक्वली प्रेजेंट नहीं है। तो क्या कह रहा है एग्जामिनर, उसे बैलेंस करने को कह रहा है। समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, जो बोथ साइड है वहां पे जो नंबर ऑफ एटम्स है इक्वली ना हो ऑन बोथ साइड। तो अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और कैसे केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं उसको हम बैलेंस करते हैं। अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस की या फिर केमिकल इक्वेशंस की। अब मैंने आपको बताया जो बैलेंस्ड नहीं होती हैं केमिकल इक्वेशंस वो क्या कहलाती हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहलाती हैं या रिएक्शंस कहलाते हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस क्या होती हैं, इज दैट इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। मतलब जो जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। समझ में आया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जितने रिएक्टेंट में एटम्स हैं उतने ही एटम्स किस में होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, तभी वो इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी और रिएक्शंस क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब अगर वो इक्वल नहीं है तो मैंने आपको बताया उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब ये करते क्यों हैं, हम लोगों को ये क्या जरूरत पड़ी है कि हम जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों तरफ इक्वल रखें, आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब हमें ऐसे मिलता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो मैंने आपको बोला ना कि ये क्यों करते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है कि हमें दोनों तरफ एटम्स को इक्वल रखना है। हम लिख तो रहे हैं, जो सिंबल हमें चाहिए वो तो हमें मिल ही रहा है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम इसको क्या करें, इक्वल रखें। अब हम इसे इक्वल इसलिए रखते हैं क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। अब वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बताया गया है कि जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास, ये एक लॉ है, समझ में आया? अब नियम है तो नियम तो मानना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास की, जो किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो ना तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होता है, और ना ही क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही दूसरा नया मास जो होता है वो क्रिएट होता है। इसी वजह से जो नंबर ऑफ एटम्स है हमें दोनों साइड्स पे इक्वल रखने होते हैं, क्योंकि हमें इस लॉ को फॉलो करना होता है। किस लॉ को फॉलो करना होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें फॉलो करना होता है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो नंबर्स ऑफ जो मास है, एटम का जो मास होता है वो ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। किस समय? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ना तो मास क्या होता है, क्रिएट होता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, वो एज इट इज रहता है। इसी वजह से हमें जब भी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन लिखते हैं उसे,
तो उसको हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसके दोनों साइड, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ क्या हो, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वली प्रेजेंट हो। समझ में आया? In the same way, the number of atoms of each element remain same before and after the chemical reaction. इसी वजह से before मतलब केमिकल रिएक्शन से पहले जितने एटम हैं उतने ही एटम हमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी रखने होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लॉ को, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसे फॉलो करना होता है। समझ में आया? अब ये समझ में आया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों तरफ क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो ऑन बोथ साइड्स। अब ये हम करते क्यों हैं? ताकि हम लॉ फॉलो कर सकें। कौन सा लॉ फॉलो कर सके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन है, जो मास है किसी भी एलिमेंट का, वो ना तो बनता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। समझ में आया? ठीक उसी तरीके से जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हमें इक्वल रखने होते हैं बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। हमें क्या करना पड़ता है? दोनों तरफ से क्या हो, केमिकल जो एटम्स होते हैं उन्हें इक्वली रखना होता है। तो समझ में आया आपको ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का मतलब? तो अब हम आपको ना रिएक्शन, जो भी मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी जाती है उसे बैलेंस करना है, तो अब हम आपको वो बताएंगे कि उसे बैलेंस कैसे करते हैं। अब बैलेंस का मतलब समझ में आया ना? उसे हाथ से नहीं तोलना है, उसको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स उसमें इक्वल करने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी। समझ में आया? तो चलिए अपने टॉपिक को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब हम दोनों तरफ, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, दोनों तरफ क्या करेंगे, एटम्स को इक्वल करेंगे। अब वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए देखिए एक मेथड आता है हिट एंड ट्रायल मेथड, उसके थ्रू भी हम करते हैं। तो अब मैं जो ये आपको समझा रहा हूं कि इसे कैसे करना है, इसे प्लीज आप ध्यान से समझिएगा। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से मतलब क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको क्या करना है बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस को। ठीक है, अब राइटिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दे रखी है, मतलब जहां पे दोनों नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या है, इक्वल नहीं है, वो दे रखा है। अब वो कहेगा एग्जामिनर कि आप इसको क्या करिए, बैलेंस कीजिए। तो सबसे पहले आप उसे प्रॉपर एक जगह पे लिखेंगे, साथ ही साथ जो भी फॉर्मूला है, जो भी एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं फॉर्मूले के, उसको ब्रैकेट में डालेंगे। जैसे ये ब्रैकेट में है ना, सोडियम भी ब्रैकेट में है, वाटर भी, इन चारों जो भी हैं ये रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अपने सब्सटेंस हैं, उनको क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे। अब ब्रैकेट में करने के बाद स्टेप 2 क्या है, ये तो स्टेप 1 मैंने आपको बताया, एक जगह पे क्लियर करके लिखिए, फिर उसे क्या करिए, ब्रैकेट में एनक्लोज कीजिए, उसे एक ब्रैकेट में डालिए। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, जब रिएक्टेंट में होंगे वही प्रोडक्ट में होंगे, उनको आप लिखेंगे। जैसे एलिमेंट सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन तीनों के अलावा तो कोई नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। रिएक्टेंट में सोडियम का कितना एटम है, एक ही एटम है, तो हमने 1 लिख दिया। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, हमने 2 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना, 1 है, तो हमने 1 लिखा। ये एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें कि एक तरफ लिखना एलिमेंट, ऊपर की साइड लिखना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इससे आपको क्लियर होगा टेबल देख के कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब प्रोडक्ट में देखेंगे सोडियम का कितना एटम है, 1 एटम है। अब हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन के 2 यहां है, 1 यहां है, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, तो हाइड्रोजन के 3 हो गए। ऑक्सीजन का कितना है, प्रोडक्ट में भी 1 ही है, 1 यहां पे लिख दिया। अब ये टेबल को देख के हमें क्लियर हो रहा है, ये जो टेबल है इसे देख के हमें ये क्लियर हुआ कि हाँ जो हाइड्रोजन है उसकी जो एटम्स हैं वो क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, तो हमें उसे बैलेंस्ड करना है। अब उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें किसको बैलेंस करना है, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इस टेबल के थ्रू ही हमें क्लियर हो गया है। अब बैलेंसिंग द फर्स्ट एलिमेंट इट इज ओनली हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन ही अनबैलेंस्ड है। सोडियम प्लस में अब क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे वाटर को,
जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, उसको 2 से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करा तो ये क्या हो जाएगा, 2NaOH। तो ये क्या बनाएगा, और जब इसको 2 से इंटू कराएं तो इधर भी 2 से इंटू करिए, तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। अब देखिए, अब फिर आपको देखना पड़ेगा कि किसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है। अब दोबारा देखिए, अब सोडियम का इधर 1 है, लेकिन इधर कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। अब हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का कितना हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हो रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे भी 2 हो रहे हैं, क्योंकि ये 2 से इंटू हुआ है, तो मतलब ये तीनों 2 से इंटू होंगे, तो मतलब इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, तो इसका भी 2 है, तो इसका भी 2 है। देखिए 2 से इंटू हुआ है ये, तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। अब बात आती है हाइड्रोजन अनबैलेंस था, तो अब देखिए हाइड्रोजन के कितने, 2 इंटू 2 4, यहां पे कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने एटम हैं हाइड्रोजन के हैं, वो है 4। अब और यहां पे कितने हैं, 2 और 2 4, यहां पे 2 हो गए और यहां पे 2 हो गए, मतलब ये बैलेंस्ड हो गया है। अब क्या अनबैलेंस्ड हुआ, यहां पे सोडियम अनबैलेंस्ड हो गया है, क्योंकि सोडियम के पास 2 एटम है, किसमें, प्रोडक्ट में, लेकिन रिएक्टेंट में तो वो सिंगल है, रिएक्टेंट में तो एक ही एटम है, मतलब क्या अनबैलेंस्ड हो गया आपकी बात, सोडियम अनबैलेंस्ड हो गया। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, सोडियम को बैलेंस करेंगे। अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, बस इसे 2 से इंटू कर देंगे। अब जब हम इसे 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसे 2 से करेंगे तो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो जो फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो बनेगी 2Na। अब जब इक्वेशन आपकी फाइनल हो जाए तो क्या करें, ब्रैकेट हटा दें, तो बनेगा 2Na प्लस में 2H2O, 2NaOH प्लस में H2 गैस है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हम कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को लिखते हैं तो उसे इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। अब 3 तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सबसे पहला क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। उसमें जो भी आप मेंशन करो, जो भी आप एलिमेंट लिखो, उसकी क्या लिखो, फिजिकल स्टेट लिखो। लिक्विड है तो लिक्विड का उसके जो साइन है वो मैं आपको भी बताऊंगा, वो लिखो। गैस है तो वो बताइए उसके बारे में, एक्वस है तो वो बताइए आप उसके बारे में। तो जब आप उसकी फिजिकल स्टेट बताएंगे तो आप काफी हद तक क्या कर पाएंगे, अपनी जो केमिकल इक्वेशन है उसे इंफॉर्मेटिव बना पाएंगे, जिसके थ्रू कोई भी अगर उसे पढ़ता है तो उसे पता चल जाएगा कि आप उसमें मतलब जो रिएक्शन हो रही है उसमें क्या बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और कौन सा, क्या लिक्विड का यूज हो रहा है, क्या सॉलिड फेज का यूज हो रहा है, सॉलिड सब्सटेंसेस का यूज हो रहा है। तो फिजिकल स्टेट बता के आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। साथ ही साथ रिएक्शन कंडीशन, मतलब रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है वो आप बता सकते हो। अगर अब वो आप बताते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, अपनी जो इक्वेशन है उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। इवोल्यूशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, अगर आप ये बता रहे हो कि उसमें एनर्जी निकल रही है या वो एनर्जी जो इक्वेशन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर आप ये बताते हो तो भी आप क्या कर रहे हो, अपनी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बता रहे हो उसे, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने केमिकल रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव दिखा सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसमें कि अगर आप फिजिकल स्टेट बताते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो भी क्या होती है, अपनी रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई केमिकल, ये S इस्तेमाल करेंगे सॉलिड के लिए, जो ये S है उसका इस्तेमाल होगा सॉलिड के लिए, G का इस्तेमाल होगा गैस के लिए, L जो सिंबल है, ये सिंबल का यूज करेंगे हम लोग, लिखेंगे नहीं, हम इस सिंबल का यूज करेंगे इक्वेशन में। L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस, और प्रेसिपिटेट हो रहा है तो डाउनवर्ड एरो बनाएंगे, और साथ ही साथ अगर गैस या स्टेट है तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या बनाएंगे, एरो बनाएंगे। तो इसके थ्रू आप क्या होगा, जो हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारा रिएक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। जैसे कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब आप एक बात गौर कीजिएगा, मैंने इसके साथ में S लिखा है ब्रैकेट में, मतलब सोडियम किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए S फॉर सॉलिड। अब वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड में है, तो मैंने क्या करा, L लिखा है उसके बगल में ब्रैकेट में। मैंने पूरा लिक्विड नहीं लिखा है, मैंने सिंबल का यूज करा है, L का यूज करा है, ताकि क्या हो, जो भी व्यक्ति उसे पढ़े इक्वेशन को या रिएक्शन को, तो उसे पता चल जाए कि हाँ इसमें जो सॉलिड है या लिक्विड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है। अब एक्वस कब होता है, एक्वस जब होता है जब भी कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो वाटर में होता है,
जो भी हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर में हैं, तब वो क्या कहलाएंगे, एक्वस कहलाते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो आप उसे G से भी डिनोट कर सकते हो, साथ ही साथ आप उसे अपवर्ड डायरेक्शन एरो के साथ भी यूज कर सकते हो। अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरो है उसका भी यूज कर सकते हो, ये इंडिकेट करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है रिएक्शन में। आप चाहो तो आप G का इस्तेमाल कर लो, आप चाहो तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में एरो का यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करा। अब मैं आपको रिएक्शन कंडीशन और इवोल्यूशन एब्जॉर्प्शन एनर्जी के बारे में आपको बताता हूं। तो अब हम बताएंगे, पहले मैंने आपको बताया फिजिकल सब्सटेंस के थ्रू आप कैसे अपनी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, उसकी फिजिकल कंडीशन को बता के आप काफी हद तक क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को इजीली आप अपने आप उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ये जो एलिमेंट है वो यूज हुआ है, वो किस फॉर्म में था। अब साथ ही साथ क्या है, दूसरा है उसकी स्पेसिफिक कंडीशन बता के कि रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, कंडीशन इन सेंस कि किस टेम्परेचर में हो रहा है या किस प्रेशर में, जब वो रिएक्शन हो रहा है तो उसे किस प्रेशर में रखा गया या कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया है, वो अगर आप बताते हो। अब वो कैसे बताते हैं हम, जब एरो के जब ऊपर लिखते हैं, जो भी आप कंडीशन जो आप बताओगे ना वो हमेशा एरो के ऊपर या नीचे लिखोगे, मेंशन करोगे, तो क्या होता है वो क्लियर होता है कि हाँ ये इस कंडीशन में ये रिएक्शन हुई है। तो अगर आप ये बताते हो तो भी आप अपनी क्या करते हो, जो केमिकल रिएक्शन है और जो इक्वेशन आप लिखते हो उसे आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। अब तीसरा पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ हीट और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब इसमें अगर आप अपनी उसमें बताते हो कि ये केमिकल इक्वेशन में हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब हीट निकल रही है ड्यूरिंग रिएक्शन, या फिर हीट अब्जॉर्ब हो रही है, तो अगर आप ये भी बताते हो तो काफी हद तक आप अपनी जो इक्वेशन है उसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना रहे हो उस समय पे। जैसे कि अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब हाइड्रोजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, लेकिन उनने कंडीशन रखी है, किस कंडीशन में, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, मीथेनॉल बनेगा, CH3OH मीथेनॉल बनेगा। तो उन्हें कंडीशन रखी है जो कि है ये। अब ये क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन उन्होंने क्या करी, एक्सप्लेन करी है, उसने बताई है, तो उसने कितने अच्छे से एरो के ऊपर या नीचे लिखकर भी आप उसे बता सकते हो। अब इनने तो बताया भाई ये प्रेशर है, टेम्परेचर लिखना है तो भी आप यहां उसके ऊपर या इसके नीचे लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है वो भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, एरो के ऊपर या नीचे, ठीक है। तो यहां एरो के ऊपर या नीचे अगर आप लिखते हो कोई, तो आप स्पेसिफिक कंडीशन बता सकते हो इसके ऊपर या नीचे लिख के, ठीक है। तो ये समझ में आया कि अब देखिए ना, इसमें एक कंडीशन आई कि इसको इस प्रेशर पे रखना है। अब इसे हर किसी को मुंह से तो बताएगा नहीं, तो उसे ये बताना है कि भाई ये जो भी रिएक्शन होगी वो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगी, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होनी है। तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे लिख देगा। तो अब जो भी व्यक्ति, जो भी मान लीजिए जिसे भी ये रिएक्शन करना होगा, तो वो इस बात का ध्यान रखेगा कि भाई मुझे इतना प्रेशर रखना है। या मान लीजिए कोई कैटलिस्ट यूज कर रहा है तो वो लिख देगा यहाँ पे, तो उसे भी यह रहेगा कि हाँ भाई मुझे ये कैटलिस्ट यूज करना है या फिर इस टेम्परेचर पर रखना है। तो कोई भी आप अगर स्पेसिफिक कंडीशन बता रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये है उसका तरीका, बताने का तरीका ये है कि हम एरो के ऊपर या नीचे बताएंगे, और जब बताएंगे तो ये यहां पे स्पेसिफिक कंडीशन आप क्लियर कर रहे हो कि इस कंडीशन में ये रिएक्शन होगी तो ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ हीट और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें हीट निकल रही है या हीट अब क्या हो रही है, अब्जॉर्ब की जा रही है, तो वो बताने के लिए आप प्लस हीट का साइन यूज करेंगे। किसका साइन यूज करेंगे, प्लस में हीट का साइन यूज करेंगे, हीट लिखेंगे। जैसे कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या निकलती है, हीट निकलती है। हीट क्या, एक एनर्जी की फॉर्म है। तो ये प्लस में हीट लिख के उन्हें ये बताया कि हाँ भाई इसमें हीट निकली है। तो इसने यहां या नहीं, सीधे यहां पे लिख के उन्हें बताया है, क्लियर कराया कि भाई हीट भी निकल रही है। तो ये 3 तरीकों से आप अपनी रिएक्शन को या इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन, केमिकल बैलेंसिंग के बारे में इक्वेशंस के बारे में। तो प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।